जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे आज की इस खास पेशकश में। वो खास पेशकश जो शौर्य दिवस, कारगिल दिवस के रूप में जानी जाती है। शौर्य की वो कहानी हमारी सेना ने, हमारे जवानों ने, भारतीय माता के उन लालों ने लिखी जिसको पूरी दुनिया आज भी याद करती है। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उसे कभी नहीं भूल सकता और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान तो कभी नहीं भूलेगा जिसे हमारे वीरों ने नाको चने चबाए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। वो अर्श पर थे, हमारे जवान फर्श पर थे और फर्श से अर्श तक विजयश्री हासिल करने की वो जो कहानी है इतनी ज़बरदस्त है कि आज भी 20 साल बाद भी जब जहन में वो ख्यालात आते हैं तो रगों का लहू खौलने लगता है। और उसी दृश्य का, उस मंज़र का एक सबसे बड़ा गवाह, एक शख्सियत मेरे साथ है। जी हाँ, वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले दुश्मन की गोली का सामना किया, यानी कि करगिल की लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले सबसे पहले वो घायल हुए, 4 गोलियां उनको लगी। प्रहलाद सिंह जी महिला मेरे साथ हैं, पहले घायल थे करगिल युद्ध के। प्रहलाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। धन्यवाद। प्रहलाद जी, वो मंजर आज भी जब 20 साल बाद याद आता है तो मैंने कहा कि लहू खोलने लगता है। आपने तो बिल्कुल प्रत्यक्ष में वहाँ लड़ाई लड़ी है और जब दुश्मन की गोली आपको लगी भी थी। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो 20 साल के दरमियान हुए उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, क्या वो मंजर था, कैसे पता लगा कि दुश्मन चोटी पर बैठा हुआ है? ये बताने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे लिए एज ए फौजी हमारी सबसे बड़ा धार्मिक स्थल को आप शूट कर रहे हो, इसको जनता को दिखा रहे हो कि ऐसा सुंदर मंदिर है जयपुर के अंदर बना हुआ, जिसके अंदर भी कभी जाएं, यहाँ दर्शन करें, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं उस मंदिर के आपको तरीके से बताता हूँ। वो लड़ाई 5 तारीख को मोमेंट का पता चला। किसी सिविल सोर्स जो बकरवाल होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं वहाँ पे, जो बकरियां चराते हैं, चराते हैं, वहाँ के लोकल होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि जो थोड़ी गर्मी होती है, बर्फ़ पिघलती है, तो दर्रों के अंदर बकरियों को चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए वो वहाँ जाते हैं। तो जो अपना जो शिमला समझौता था, एग्रीमेंट था, उसके अंदर दोनों विंटर सेक्शन के अंदर सेनाएं वापस हो जाती थी, लेकिन अपनी तो वापस हो गई और वो टाइम से पहले ही वापस आकर के वहाँ बैठ गई। और वो बैठ के अपने इलाके में जो अपना डिफेंस था उसके लूप होल चेंज किए और हमारी तरफ बैठ गए। तो कुछ वहाँ से पता चला, कुछ हमारी इंटेलिजेंस इनपुट से भी पता चला। जो ही हम वहाँ जा कर के देखा तो हमने रातों रात 20-20 आदमियों की टोलियाँ बनाई, जो घातक प्लाट में होती हैं यूनिट के अंदर, जिसको मिनी कमांडो बोलते हैं। मैं वैसे ब्लैक कैट कमांडो से रिलीज़ होकर उसी टाइम गया था वहाँ, तो मेरे को भी वहाँ उस टास्क के लिए भेजा गया था। जो ही हम रातों रात गए, फर्स्ट लाइट हुई वहाँ पे, तो फर्स्ट लाइट के अंदर जब फौजी जाता है तो सबसे पहले अपना डिफेंस मजबूत करता है। तो हम LC का जो हमारे को लोकेशन दिया था कि भाई आपको लोकेशन पे जाना है, LC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो हम बकरा हट पे जाकर के, जहाँ पे हमारा नीचे पोस्ट था, उसमें चले गए। वो ऊपर थे जुबेर पे, तो उनका जो मोमेंट हुआ और हमारा जो मोमेंट था वो हमारे से देख करके डर गए। तो उन्होंने जो बड़े हथियार थे उनके, हैवी सेलिंग RT और मोटर रॉकेट लॉन्चर वगैरह, उन्होंने हमारे पर फायर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले फायरिंग शुरू कर दी, फायर खोल दी करके उन्होंने ही फायर शुरू किया था। तो एक तो उनसे हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन फ़ायदा ये मिल गया कि दुश्मन की ऑन पोजीशन का पता चल गया, दुश्मन की तादाद का पता चल गया, हथियारों की संख्या का पता चल गया। आप कितने लोग थे जब वहाँ गए? हम 20 आदमी थे, हमारी यूनिट के 20 जाट रेजिमेंट के थे, 20 गढ़वाल के थे, 20 पंजाब के थे। टोटल 80 लोग थे। 80 आदमी थे, लेकिन वो थे बहुत लंबे एरिया के अंदर।
अभी जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर को हमने पीछे से घेर लिया था तो हमने पूछा भाई ये मोमेंट किसका है पीछे, कि ये अपना कोई मोमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का। हमने कहा ये तो घुसपैठिए नहीं है, ये तो आर्मी है इनकी एक्टिव। तो जब घुसपैठिए तो मीडिया के अंदर घुसपैठिया या कोई पार्टियां करती होंगी, बाकी एक्चुअली सेना की जो लड़ने की जो तैयारियां थी ना पूरी थी वहाँ पे। इनपुट से बिल्कुल आर्मी के अंदर आर्मी का जवाब देने के लिए तैयारियां हुई थी। तो फायरिंग हुई, हैवी शेलिंग हुई, उससे आपको पता लगा? हैवी सेलिंग हुई। फिर उन्होंने क्या काम किया, हमारे पर रेड मारने के लिए अम्बूश लगाते हैं, तो अम्बूश लगाया, रेड मारने की कोशिश की। उन्होंने हमारे पर फायर डाला तो हमारे कुछ जवान, क्योंकि वो ऊपर थे हम नीचे थे, लेकिन उनके जो हमले थे उनको हम इनकाउंटर करते रहे। जब तक करते रहे, पीछे से रिफोर्समेंट होती रही, हम खूब उनसे लड़े, जिसके अंदर मैं भी घायल हो गया था, मेरे और भी साथी थे, लगभग घायल हो गए थे, क्योंकि एक ब्रिगेड के सामने 20 आदमियों का ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन वो जो हम जा कर के बैठे थे, वो पोजीशन हमने लास्ट तक नहीं छोड़ी, और वो उनकी हार का कारण बना था। वही उनके हार का कारण बना। तो आप एक बार अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी जगह जो बर्फ़ से घिरी है, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन की खबर नहीं है क्योंकि वो चोटी पर बैठा है, उसमें से 20 जवान उसको ट्रैक कर रहे हैं, पता लगाते हैं, दुश्मन की तरफ से फायरिंग होती है। और उस मंज़र को अगर आप जहन में ज़रा सा भी ज़िंदा करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सुनसान इलाका, वो बहादुरी, वो जज्बा, वो वीरता हमारे जवानों में थी। उन 20 लोगों ने क्या सोचा, क्या किया, वो हम जानेंगे प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, जैसा आपने कहा कि फायरिंग शुरू हो गई और पहले घायल भी आप ही थे। फायरिंग जो ही शुरू हुई, घायल होने के बाद भी लड़े हम, ऐसा नहीं कि घायल होने के बाद भी नहीं लड़े हैं। उनके अटैक को बार बार इनकाउंटर किया है। वो हर बार यही समझे कि ये पूरे के पूरे खत्म हो गए, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा जो दूसरी पार्टियां थी उनके साथ भी हुआ था, जिसमें हमारे एक कैप्टन साहब, उनको कैप्चर किया था उन्होंने, और कैप्चर करके और उन्होंने थोड़ा उनके साथ अंग विच्छेद वगैरह जो जिन्होंने काम किए थे ना, वो भी किया था। लेकिन हमने वहाँ नहीं छोड़ा, उनको मौका नहीं दिया। प्रहलाद जी, मेरा एक सवाल ये है कि फर्स्ट टाइम जब गोली आपको आकर लगी, जी, सोचा भी नहीं था, और अचानक से बॉडी में गोली आकर लगती है और सामने दुश्मन है, हाँ। किस तरह की मनोदशा थी उस समय? मन में ऐसा गुस्सा आता है कि उसके आगे दर्द कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि और हमारे साथी थे, उनमें भी गुस्सा था। और हम ऐसे कोलैबोरेशन एक साथ करके लड़ते हैं, संगठन तो करके, कि मेरे को घायल हो गया तो मेरे को पदम सिंह था एक यूपी का, उसने जब गोली लगी तो उसने कहा कि नहीं आप हट जाओ, मैं फायर करता रहा। लास्ट के अंदर जब मेरे को 4 गोलियां लगी, मेरे पेट में लग के यहाँ से पेट बाहर आ गया था, तब उसने मेरे को अलग से कि आप अलग हटो, जबकि वो शहीद हो गए, मैं घायल बच गया। तो उन्होंने मेरे लिए लड़ा, मेरे को अलग करके बैंकर में डाल दिया और खुद लड़ा। ऐसे हमारे निज़ामुद्दीन था, मकबूल भट्ट था, ये हमारे मौलाना साहब थे, इनके भी साथी थे हमारे कुछ। तो हमारी यूनिट क्या है कि कमांड है, मतलब 4 जातियाँ हैं, जिसमें क्याम खानी भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं और डोकरे भी हैं। तो हम सब मिक्स थे उसमें, और सब ने खूब अच्छी तरीके से लड़ा और उनको हार का मुंह दिखाया हमारे पीछे। जैसे ही आपको पता लगा, वहाँ से फायर खुल गया था, आपको गोली भी लग चुकी थी, फिर अपनी सेना को कैसे खबर की गई, किस तरह यूनिट आई? पीछे हमने जो ही खबर की तो कैप्टन सागवान था, वो एक कंपनी को लेकर के, जब हम घायल थे, घुसा था वो, तो हमें तो रिलीज़ किया उन्होंने, जो घायल थे उनको डेड बॉडियों को रिलीज़ किया, और वहाँ पे कंपनी बैठ गई थी। फिर रात को 7 पैरा कमांडो रात को आवाज़ से ड्रॉप करके उस जगह के ऊपर, और रात को पूरी रात में वहीं कब्जे कर लिया था। मतलब 20 आदमी 20 से हो गए 100 आदमी, 100 से फिर एक बटालियन आ गई लगभग। लेकिन दुश्मन बहुत ऊपर था। दुश्मन बहुत ऊपर था। दुश्मन ऊपर ही नहीं था, दुश्मन पीछे भी था, दुश्मन ऊपर था, आगे भी था, हम तो बीच में थे। लेकिन वो उनकी हार का कारण बना था। वो उनकी हार का कारण भी बना, और दुश्मन को किस तरह शिकस्त दी गई, जब सूचना हमारी सेना को मिली तो उसके बाद क्या क्रियाकलाप रहा, सेना कैसे आगे बढ़ी, और ख़ास तौर पर वहाँ मौजूद पुजारी और मौलवी जो होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि सेना के लिए वो पूजा करा करके, उनको आशीर्वाद दे करके, उनको दुआएं दे करके लड़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर दुआएं, हौसला, तमाम चीज़ें काम करती हैं जंग के बीच में। आपको मैं एक ऐसे मौलवी से भी मिलवाऊंगा
जिन्होंने दुआएं की, और न सिर्फ दुआएं की बल्कि विजय हासिल करने का आशीर्वाद भी उनको दिया, और वो विजय हमें मिली भी। लेकिन इस ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात होगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो आपको लोकेशन पे जाना है, एल्स फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंजरी है। जब मेरे को 4 गोलियां लगी, मेरे पेट में लग के यहाँ से पेट बाहर आ गया था। उन्होंने हमारी डेड बॉडी को अंगहीन किया, लेकिन हमने अपना किरदार निभाया। उनकी डेड बॉडी की नमाज मैंने खुद ने पढ़ाया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। अभी हम पहला सिंह जी से बात कर रहे थे, जो पहले घायल थे कारगिल की लड़ाई में। अब हम बात करेंगे उनकी, जिनकी दुआओं के साथ हाथ भी उठे और बंदूकें भी। उन्हीं की दुआओं ने वहाँ पर उस परवरदिगार से दुआएं हुई, दुआओं के लिए हाथ उठे, बंदूकें उठी और फिर दुश्मन के जनाजे उठे। जी हाँ, इकराज नबी जी हमारे साथ हैं। इकराज साहब, दुआ कहते हैं दवा से भी ज़्यादा काम करती है, और आर्मी में भी इस बात की बाकायदा व्यवस्था रहती है, चाहे वो पुजारी रहे हों, चाहे वो मौलवी रहे हों। आपके पास भी एक जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी थी और उस वक्त किस तरह निभाई गई? मैं एज ए मौलवी की ड्यूटी कर रहा था उस वक्त में, और मेरा जब ट्रुक जो जाने के लिए तैयार था, उस टाइम कारगिल का ये पता लगा कि ये दुश्मन हमारे यहाँ पर आ चुका है। और उस वक्त में अभी हमें जो सीओ साहब ने ऑर्डर दिया कि अभी अपने ट्रुप्स को यहाँ से रवाना करना है, तो उन दुआओं के साथ में हमने सबको अच्छी तरीके से सिखाया, बताया कि हमको पीछे नहीं हटना है, हमको आगे जो दुश्मन से डट के मुकाबला करना है। तो हम अपने जवानों को, अपने ट्रुप्स को अच्छी तरीके से अल्लाह के साथ में दुआ करके, या अल्लाह इनको कामयाबी देना, इनका हौसला अफजाई करना, और इस तरीके से उनको दुआएं दे करके अपने ट्रुप को हमने वहाँ से रवाना किया। दुआओं के साथ ट्रुप रवाना भी हो गया। पहला ट्रुप जब वहाँ पहुँचा, किस तरह का वहाँ माहौल था, क्या खबर मिल रही थी, दुश्मन कहाँ है, कैसे पता लगा था? उस वक्त में ये माहौल लगा, अफरा तफरी का होगा कि दुश्मन हमारी सरहद में आ चुका है। तो उस वक्त में सबके दिल के अंदर एकदम तैयारियां हो चुकी है कि अभी लड़ाई का बस कुछ कम नहीं है, लड़ाई होने वाली है, अब उसमें कोई कम नहीं है। तो सबके दिल में उत्सुकता होगी कि दुश्मन को हर हालत में हमको पस्त करना है। तो ये चीज़ इस देख करके हमने पूरा ट्रूप है वो एकदम से उत्साहित हो गया, और उत्साह के साथ में सब एकदम से उमंग आ गया, क्या हमारे इलाके में आ गया तो उसको बिल्कुल पस्त करना है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपको भी गोलियां उस युद्ध से पहले भी किसी युद्ध में लगी थी? हाँ, मुझे 95 में 8 गोली लगी हुई हैं। मेरे को 3 गोली हाथ में लगी हुई हैं और 5 गोली मेरे पाँव में लगी हुई हैं। और मैं उस टाइम में जख्मी हुआ था, और मैंने दो दुश्मन को मारा। मैंने 2 जो आतंकवादी उनको मारा मैंने। उसके बाद में फिर अभी 95 जब कारगिल लड़ाई हुआ, अब उसमें शुरू से लेके आखिर तक मैं पूरी लड़ाई का मंजर, क्योंकि मैंने अपने ट्रूप्स को रवाना किया था एज ए मौलवी, तो उस वक्त से लेकर के और पूरा उसके मैंने अपना पस मंजर मेरे सामने था। और उस वक्त में जब लड़ाई चल रहा था, तो मंदिर और मस्जिद दोनों साथ साथ में था, तो वहाँ बम गिरा आकर के मेरे पास गिरा, तो एकदम से नीचे बैठ गया ऐसे करके, मेरे एकदम पास में गिरा। लेकिन वो खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बचाना था, तो इसलिए वो बच गया। दोनों मंदिर के एक गोला लगा तो मंदिर तो बिल्कुल टूट गया और मस्जिद बच गया था। लेकिन बचने के बाद में कोई बात नहीं, जो जितनी भी हमारी जो डेड बॉडी आती थी वो वहाँ सब कुछ उनको मैं देखता था और उसको अंजाम देता था मैं। और जब ये मालूम चला कि उनके पाकिस्तानी के फॉरेन एलाई है, बटालियन है वहाँ पर है, तो उसको अब वो लेने से मना कर दिया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। यहाँ मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिसकी फितरत है, जो हर बार पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करता है और छुरा घोंपता भी है, और जब वो पकड़ में आता है तो इनकार कर देता है, चाहे वह आतंकवाद की बात हो, चाहे वो किसी युद्ध की बात हो। और जिस तरह से उस मंजर के गवाह इकराज साहब हैं, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने मृत सैनिकों की बॉडीज़ लेने से भी मना कर दिया कि ये हमारे हैं ही नहीं। यानी दुनिया के सामने सियाना बनने की कोशिश जो पाकिस्तान हमेशा करता है, वही उसने आज से 20 साल पहले भी की थी। लेकिन हमारी फितरत है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, और दुश्मन चाहे हमारी सीमा के अंदर रहा हो या हमारी सीमा के बाहर, अगर मृत हो जाता है तो फिर उसका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके गवाह इकराज साहब खुद हैं। इकराज साहब, पाकिस्तान ने मना कर दिया था बॉडी लेने के लिए, फिर किस तरह से हम लोगों ने पूरी
शिद्दत के साथ पूरे धर्म के नियमों के साथ उनको सपुर्द खाक किया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारी आर्मी नहीं है, लेकिन उसका सबूत मैं दे सकता था उस वक्त में, क्योंकि उनके जो लेटर्स आए हुए थे वो मैंने पढ़ करके अपने पीछे आला कमान अधिकारी उनको बताया कि साहब इनकी 4 बटालियन जो है ये यहाँ मौजूद है, तो वो मना कर दिए। लेकिन मना करने से नहीं, उनके सब पुख्ता प्रमाण मिले, हमको सबूत मिले। अब सबूतों के साथ में हमने उसको कहा कि आपकी आर्मी है और वो क्या हमारी आर्मी नहीं है, उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन चलो मना कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया उनके आदमी वहाँ पर, जो मैंने 11 आदमी की जनाजे की नमाज़ पढ़ाया और उन्होंने हमारी डेड बॉडियों को अंगहीन किया, लेकिन हमने अपना किरदार निभाया। हमने हमारा फ़र्ज़ निभाया जो हमारे हिंदुस्तान की फितरत, हमारा हिंदुस्तान की जो फितरत है, हमारा अपना किरदार है, वो ये है कि किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक़ रखे, कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन उसके धर्म के मुताबिक उसको सुपुर्द खाक अंतिम संस्कार किया जाए। तो उन्होंने मना करने के बाद में हमने ये बताया कि हमने ये 11 आदमी उनको 2 दिन में हमने, एक दिन 5 आदमी, एक दिन 6 आदमी, उनकी डेड बॉडी की नमाज मैंने खुद ने पढ़ाया और उनको बताया कि हमने ये देखो, आपने तो हमारी डेड बॉडी को इस तरीके से अंगीन किया, लेकिन हम अपने जो फौजी से किसी वो अरब का अजम किसी का भी हो, हमें उससे कोई लेना नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको जो उसके अंतिम संस्कार है उसके धर्म के मुताबिक उसको अंतिम संस्कार उसको किया जाए। हमने वही चीज़ किया जी, बिल्कुल धर्म के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार और वही किया गया। हिंदुस्तान ने, चाहे वो दुश्मन की बॉडीज़ थी, दुश्मन के जो सैनिक थे उनकी बॉडीज़ थी, भले ही दुश्मन जो पड़ोसी देश है उसने उनको लेने से मना कर दिया, लेकिन हमने हमारी जिम्मेदारियां निभाई, अपना धर्म निभाया और उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ सपुर्द खाक किया। एक सवाल मेरा खान साहब आपसे ये है कि जिस तरह से आप दुश्मन की बात कर रहे हैं कि दुश्मन की बॉडीज़ को ये सब हुआ, लेकिन लड़ाई में दोनों तरफ जनहानि होती है। जी, होती है। इधर जब हमारे सैनिक जो थे वो वीर गति को प्राप्त कर रहे होंगे, शहीद हो रहे होंगे, उनकी बॉडी जाती होंगी, घायल लोग आते होंगे, कैसा मंजर वो होता होगा? उस वक्त पे साहब बहुत दहशत होती है दिल के अंदर कि अपना भाई अपने बिल्कुल अपने कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, वो हमसे जो जुदा होता है और आखिरी सांस लेकर के चल बसता है, तो हमें दिल में कुछ रहता नहीं है। लेकिन वतन के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए दिल को भारी करके और सामने दुश्मन से लड़ना पड़ता है हमको। हम उसको दुश्मन को सिखाते हैं कि हम हताश नहीं हुए, हम जिंदा हैं और हमारे आखिरी दम तक हम पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, पस्त उसको करके रहेंगे। हम किसी सूरत में अपना कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। हम अपने वतन के लिए अपना आखिरी दम तक, आखिरी लहू की जो एक घूंट उसको छोड़ने तक हम लोग अपने पीछे नहीं हटेंगे और अपने वतन के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हम अपना को रहते हैं। आज भी 20 साल बाद जब सपने में कभी कारगिल याद आता होगा पाकिस्तान को? मैं अभी हमेशा कभी कभी छोड़ करके मैं हर वक्त पाकिस्तान के उस जो कारनामे को देख करके और मैं हमेशा रात को सपने में और वो लड़ाई लड़ता हूँ। मैं पाकिस्तान को भी अगर सपना आता होगा तो कैसा आता होगा? पाकिस्तान में पक्का देखता होगा वो कि अपने उनके चक्के छूटते होंगे, लेकिन मैं उस लड़ाई के अंदर मौजूद टाइगर हिल पे मैं फुट बाई फुट जा करके और ये काम किया और वहाँ बफर जो फायरिंग करती थी तो पूरी ज़मीन ऐसे हिलती थी और दहशत होती थी कि ट्रेन से कोई नीचे ना बैठ जाए। लेकिन उस चीज़ को, दहशत को दिमाग में ना रख करके, दहशत से आगे देश था, दहशत से आगे देश था, इसलिए देश को हम किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं झुकने देंगे और ना नीचे आने देंगे। हमारी यही आखिरी दम तक यही थी और आज भी अगर हमें कोई कहे, आज भी हमें गवर्नमेंट ये ऑर्डर दे कि हमको जाना आपको वहाँ, तो हम आज भी तत्पर हैं। आप भी हमें अपनी जान को अपने वतन के लिए, अपने प्राण को देने के लिए निछावर करने तैयार है आज भी। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अपने देश से एकमात्र ताल्लुक़ रखता है कि देश के लिए वो जान ले भी सकता है और देश के लिए वो जान दे भी सकता है। इतिहास के पन्नों में वो तमाम युद्ध दर्ज हैं जहाँ इस चीज़ को हमने सार्थक करके दिखाया है। आगे हम एक और वीर सैनिक से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने चोट लगने के बाद, घायल होने के बाद भी अपने अधिकारी को ये कह दिया कि जब तक शरीर में लहू का एक कतरा है तब तक भारत माँ का ये बेटा भारत माँ के लिए युद्ध लड़ता रहेगा। मिलाएंगे उनसे भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपको लोकेशन पे जाना है, एल्स पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंजरी है। जब मेरे को 4 गोलियां लगी, मेरे पेट में लग के यहाँ से पेट बाहर आ गया था
उन्होंने हमारी डेड बॉडी को अंगहीन किया, लेकिन हमने अपना किरदार निभाया। उनकी डेड बॉडी की नमाज मैंने खुद ने पढ़ाया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करगिल विजय दिवस की, वो दिवस जिसने इतिहास के पन्नों में एक विजयश्री को स्वर्णाक्षरों में लिखा, वो दिन जिसने साबित कर दिया दुश्मन के आगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता है। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। और उसी लड़ाई के गवाह रहे, उसी लड़ाई में घायल हुए, उसी लड़ाई में पूरा मंजर अपनी आंखों से देखने वाले अरशद साहब हमारे साथ हैं। अरशद अली खान साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जब भी आपको देखता हूँ या आपका चेहरा देखता हूँ, उस युद्ध की यादें तो ताज़ा होती ही हैं, लेकिन आपके चेहरे पे जो ये चोट का निशान मैं जब जब देखता हूँ, जो उस युद्ध में आपको मिला है इस देश की रक्षार्थ, क्या वो मंजर था, क्या वो कहानी थी, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये मंजर था साहब 25 मई 99 का। उस टाइम हमारे पोस्ट पे मतलब जो हमारे को टास्क मिला था 5165 पे हम थे, वहाँ से हमारे को सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप 5353 पे जा कर के दुश्मन को चेक करो, उस पर अटैक करो। सूचना मिल चुकी थी, सूचना मिल चुकी थी साहब। उस दिन कंपनी कमांडर साहब ने हमारे को आदेश दिया कि आप में से जो 10 लोग वॉलेंटियर हैं, जो दुश्मन से लोहा ले सकते हो, उनमें से 10 लोग वॉलेंटियर चाहिए मुझे, तो आप जाने के लिए वाले मैं बिल्कुल वॉलेंटियर हूँ साहब। तब वहाँ से हम 5353 पे अटैक करने के लिए गए। फिर साहब वहाँ पे 3 तरफ से उस पहाड़ी पे अटैक था, 3 तरफ से ट्राइंगल से उस पे, इस पे साहब एक पार्टी हमारी जो इस 5165 की तरफ से, दूसरी टोलोलिंग की साइड से, हाँ इस पे, और ये 5353 साहब, इस पे अटैक करना था। तब हम वहाँ पे गए हैं और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। उस टाइम हमारे पे आरटी का हेवी शेलिंग बम्बारमेंट शुरू हो गया था साहब 25 मई 99 को। तब साहब मेरे को ये जो लगा, ये स्प्लेंडर इंजरी है, आरटी हेवी शेलिंग का ये स्प्लेंडर लगा है। तो साहब उसके बाद मैं घायल हो गया। घायल होने के बाद में भी मैं वहाँ डटा रहा पूरे दिन। तब तक आप डटे रहे कि मुझे जाना नहीं है, डटे रहे, मेरे को जाना नहीं है। अब खून बह रहा था, खून बह रहा था साहब, खून बह रहा, दुश्मन सामने था, दुश्मन सामने था। मैं मेरे साथियों के साथ यहीं पे रहूँगा साहब, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत भयानक लगता है साहब, दिल में ऐसे होता है कि एक बार दोबारा भी उस देश सेवा का मौका मुझे मिले तो आज भी हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं साहब। हाँ। आज कारगिल विजय दिवस है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप युवाओं को, देश के लिए? हम युवाओं को यही कहना चाहें कि देश सेवा सबसे सर्वोपरि है साहब। जैसा फौज के अंदर देश सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसा किसी सर्विस में नहीं है। देश सेवा करना ही पहला कर्तव्य है और पहला धर्म है साहब। जैसे देश सेवा का और किसी सर्विस में मौका नहीं लगता है। आप सबसे पहले फौज में जाइए, इन्जॉय, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट फौज के अंदर है, और फौज में देश सेवा करने का बहुत ही सुनहरा मौका है साहब। आपका जज्बा होना चाहिए, जज्बा, जजमेंट, ये सब फौज के अंदर ही जाके मिलता है, फौज सिखाती है साहब। जज्बा जजमेंट फौज में जाकर मिलता है, इनका कहना है। हमने आपको 3 ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाया जो कारगिल के अंदर लड़ी हैं, जिन्होंने ये मंजर देखा है, और उस मंजर को हूबहू उन्होंने बयां भी किया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान की बाजी लड़ा करके इस विजयश्री को हासिल किया है। इस विजय दिवस को जिसे आज हम मना रहे हैं, 20 साल पूरा होने को है, और इस दिन को कभी भूला नहीं जाए, यही कोशिश रहती है, और भूल भी नहीं सकते, क्योंकि देश का वो स्वर्णिम दिन है, वो शौर्य का दिन है, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ जब तक सूरज रहेगा, जब तक चांद रहेगा, नहीं भूल सकती और ना ही भुलाया जा सकता है। आज कारगिल दिवस के इस जो विजय दिवस है, उस पर आप सभी को भारत माता की जय के साथ हम विदा लेते हैं, और कैमरामैन भवन सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आपको लोकेशन पे जाना है, एल पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंजरी है। जब मेरे को 4 गोलियां लगी, मेरे पेट में लग के यहाँ से पेट बाहर आ गया था,
उन्होंने हमारी डेड बॉडी को अंगहीन किया, लेकिन हमने अपना किरदार निभाया। उनकी डेड बॉडी की नमाज मैंने खुद ने पढ़ाया।